साहिब ये पांड्या बहुत बातें कर रहा है। अब इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये हमारे रास्ते में रुकावट बनना चाह रहा है। अपने आप को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का हकदार समझता है और इस मुद्दे को लेके हमारी रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है। इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका इंतज़ाम करो, लेकिन इधर से कोई बंदा तुमने इन्वॉल्व नहीं करना। बंदे हमारे बाहर से ही आएंगे। ये नरेंद्र मोदी साहब का जवाब था अमित शाह को, जिनको ये लगता था कि पांड्या क्योंकि ब्राह्मण है और उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है गुजरात सेक्टर में, जहां ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पहले इंडक्ट हुए थे और मोदी साहब वापस आए थे गुजरात के अंदर 7 साल के बाद चीफ मिनिस्टर बन के मुसलमानों के स्ट्रॉन्ग होल्ड और कांग्रेस के अंदर डेंट डालने के लिए, और कामयाब भी हुए गुजरात राइट्स के अंदर। लेकिन अब बात ये थी कि गुजरात राइट्स का मुद्दा काफ़ी फैल रहा था और हरेन पांड्या अपने आप को इससे डिस्टेंस करके मोदी साहब को इंगेज करना चाह रहा था। तो मोटा भाई ने ये सोचा कि पांड्या को टपकाने का टाइम आ गया है, मगर साहिब ने ये डिसाइड किया कि बंदा लोकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी लोकल बीजेपी के अंदर जो पॉपुलैरिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। एक तो पिछला ग्रीवियंस था जब ये गुजरात में होते थे, और एक जो इनको चीफ मिनिस्टर बना के गुजरात में लाया गया। केशु भाई पटेल की जो लॉबी थी वो मोदी साहब के बनने के ऊपर खुश नहीं थी। दूसरी साइड के ऊपर वज्जू भाई वाला थे, बीजेपी और आरएसएस के पुराने बंदे। मोदी इनके लिए एक चूंटी की मिसाल थी और वो भी ये देख नहीं सकते थे कि ये चूंटी बढ़ के एक बहुत बड़ा देव बनता जा रहा है। वज्जू भाई वाला वॉज इंस्ट्रूमेंटल मोदी को गुजरात में से निकलवाने के, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। और अब वज्जू भाई वाला जो हैं कर्नाटका के अंदर मौजूद हैं, आई थिंक एज गवर्नर। लेकिन उस टाइम के ऊपर वज्जू भाई वाला जो थे वो भी नरेंद्र मोदी से खुश नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लॉबीज थी। एक साइड के ऊपर एम्बिशियस हरेन पांड्या जो अपने ओन के ऊपर ये समझता था कि ही इज़ मोर देन केपेबल ऑफ टेकिंग ओवर द गुजरात बीजेपी। दूसरी साइड के ऊपर पटेल लॉबी, केशु भाई पटेल, पुराने गुजराती बीजेपी के आप कह लें फाउंडेशन स्टोन्स। और तीसरी साइड के ऊपर आपको नज़र आते हैं नरेंद्र मोदी, जो वहाँ इस गुजरात राइट्स के लिए हिमाचल प्रदेश से वापस बुलाए गए थे। अमित शाह उनके साथ थे। चौथी साइड के ऊपर आपको नज़र आते हैं वज्जू भाई वाला, जिन्होंने गुजरात से मोदी को निकलवाया था। तो ये 4 लॉबीज़ वहाँ एक्टिव थीं। इनमें एक 5वीं लॉबी भी थी, द मुस्लिम लॉबी। एहसान जाफरी साहब को टारगेट करके गुलबर्ग सोसाइटी मैसेकर के अंदर मारा गया और उनको अंदर जिंदा जला दिया गया। एहसान जाफरी कांग्रेस के बड़े लीडर थे और इनके मुसलमान लॉबी जो गुजरात के अंदर जो शुरू से चली आ रही थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के टाइम से, उनके साथ रवाबित बड़े ही गहरे थे। और आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की सपोर्ट के लिए और ये सब जो हो रहा था, जो हिंदू राइस आ रहा था गुजरात में, इसको काउंटर करने में एहसान जाफरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर प्लान करके बीजेपी ने गुलबर्ग मैसेकर के अंदर एहसान जाफरी साहब को जला दिया। हालांकि उस वक्त जो नई लॉबी आई थी मोदी की, और जब एहसान जाफरी साहब को ये पता भी था कि जो केशु भाई पटेल और जो मेन लॉबी है गुजरात की बीजेपी, वो मोदी साहब को इतना लाइक नहीं करती, तो एहसान जाफरी साहब को शायद ये उम्मीद थी कि मोदी कोई थोड़ा रवैया नरम रखेंगे गुजरात के मुसलमानों के ऊपर। उन्होंने उनको कॉल भी की जिस वक्त वीएचपी और बजरंग दल के गुंडों ने गुलबर्ग सोसाइटी को घेरे में रखा और पुलिस उनके साथ मौजूद थी। वालेकिन मोदी साहब का प्लान तो कुछ और ही था और एहसान जाफरी साहब को इस चीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये उससे भी बड़ा हार आ गया है गुजरात के अंदर। नरेंद्र मोदी साहब का सेट एजेंडा था गुजरात में जो मुसलमान लॉबी थी उसको ख़त्म करना, कमज़ोर करना नहीं, ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना। और आप कह सकते हैं कि गुजरात राइट्स के बाद उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हासिल कर दी।
अंडरवर्ल्ड उस वक्त बॉम्बे से कंट्रोल होता था, लेकिन मेन उनका जो कारोबार था वो गुजरात में से चलता था। हैवी रेवेन्यू स्टेक था। वो इस तरीके से बीजेपी की सुप्रीमेसी को कबूल नहीं कर सकते थे और अपना सारा का सारा रेवेन्यू स्टेक पे डाल देते। एहसान जाफरी साहब के इस तरह से कत्ल के बाद गुजरात के जो मुस्लिम लीडर्स थे, खास तौर पे उस वक्त वो कांग्रेस के अंदर मौजूद थे, वो थोड़े 2 स्टेप पीछे तो हुए और उनकी जो लॉबी पटेल फैमिली की, क्योंकि पटेल फैमिली में मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, तो वो पटेल फैमिली जो बीजेपी की थी वो किसी ना किसी तरीके पे मुसलमान जो पटेल थे वो उनके साथ अपने बिजनेस इंटरेस्ट पे इकट्ठे हो जाते थे। इसी वजह से बीजेपी मोदी साहब को बाहर से लेके आई ताकि अगर कोलैटरल के अंदर इनको केशुभाई पटेल और दूसरी लॉबी को भी स्नब करना पड़े तो इनके हाथ रुके ना। इसके लिए मुसलमान लॉबी ने ये फैसला किया कि ये जो हवा के घोड़े के ऊपर सवार हो गए हैं गुजरात राइट्स के बाद, इनके 2-3 बंदे ज़रूर फड़काने पड़ेंगे, जिनके अंदर बाबू बजरंगी, हरेन पांड्या और 1-2 और लोगों का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था। इसके लिए जावेद पटेल, जावेद चिकना और दूसरे 3-4 लोगों को इंगेज किया गया। अब आते हैं केशुभाई पटेल की तरफ। उनकी सीएमशिप छीन ली मोदी ने, उनकी पार्टी को तोड़ दिया और उनके पार्टी के अंदर से लॉयल्टीज चेंज करवा दी। केशुभाई पटेल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि बीजेपी सारी की सारी एल.के. अडवाणी वाली लॉबी जो थी वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही थी और आरएसएस के लोग भी बिल्कुल इसके साथ थे, तो केशुभाई पटेल इस सारे मसले के अंदर कुछ कर तो सकते नहीं थे। बाबू बजरंगी जो थे वो कभी केशुभाई पटेल को जाके खबर देते थे और कभी अमित शाह को, वो दरमियान के बंदे का रोल प्ले कर रहे थे। हरेन पांड्या की नरेंद्र मोदी के साथ रिफ्ट जो थी वो काफ़ी अब विजिबल होना शुरू हो गई थी। 1-2 लोगों से उन्होंने बात की कि गुजरात राइट्स का प्लान किसने बनाया, क्या किया, हालांकि वो उसमें खुद भी शामिल थे एज एन होम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने जब ये बात की तो साफ ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी के पास ये बात पहुंच गई और ये बात केशुभाई पटेल लॉबी के पास भी पहुंच गई। तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस बंदे को अगर हिट किया जाए तो इसका पूरे का पूरा इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी के ऊपर आएगा। नरेंद्र मोदी खुद भी हरेन पांड्या को हिट करवाना चाह रहे थे, लेकिन इसके लिए वो, जैसे मैंने आपको बताया, बाहर से हिमाचल प्रदेश से शूटर मंगवाने के ऊपर फोकस थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि गुजरात के अंदर किसी से ये प्लान शेयर करें और ये प्लान लीक हो जाए और गुजरात की जो बीजेपी की लॉबी है उनके अगेंस्ट वो इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल करे। तीसरी साइड के ऊपर जावेद का मैंने आपको बताया कि अंडरवर्ल्ड जो मुस्लिम लॉबी जो थी वो भी अपना बदला लेना चाहती थी और वो भी अपने आप को दोबारा से रिवाइव करना चाह रही थी। उनके टारगेट भी हरेन पांड्या थे। हरेन पांड्या को मारने से ये सारा जो विशियस साइकिल है ये एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाएगा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देगा और इसके अंदर सारे फंस जाएंगे। तो वो भी फोकस थे कि हरेन पांड्या को टेक डाउन किया जाए। वज्जूभाई वाला भी इस प्लान के अंदर शामिल थे, लेकिन लेटर जब उन्होंने देखा कि मोदी इसके अंदर से और स्ट्रॉन्गर होके इमर्ज कर गए हैं बाहर, तो जैसे बाद में केशुभाई पटेल और दूसरे लोगों ने मोदी के हाथ के ऊपर बैत कर ली, इसी तरीके से वज्जूभाई वाला ने भी अपना सारा का सारा वेट मोदी की तरफ डाल दिया। अब आते हैं 3 शूटर्स की तरफ, जिनमें से एक शूटर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अरेंज किया हुआ, एक शूटर लोकल गुजरात की बीजेपी केशुभाई पटेल और एक शूटर अंडरवर्ल्ड की तरफ से अरेंज हुआ एहसान जाफरी के कत्ल का बदला लेने के लिए। तो ये 3 शूटर्स एक टारगेट को फोकस किए हुए थे और वो टारगेट था हरेन पांड्या। लेकिन पांड्या भाई और इन तीनों को क्या पता था कि मैं बलूचिस्तान की गारों में से मूव कर चुका था और मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी अहमदाबाद, गुजरात, विद अ टास्क टू टेक डाउन हरेन पांड्या।